नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ खासकर इसका बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, गरियाबंद, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, इसके साथ साथ कोरबा और मुंगेली का क्षेत्र दशकों से नक्सलियों के आतंक से जूझ रहा है। घने जंगल, दुर्गम इलाके और कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए यहां नक्सली ग्रामीणों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे अवैध टैक्स की वसूली करते हैं और सरकारी योजनाओं में बाधा भी डालते हैं। यही नहीं, कई बार ये हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसमें मासूमों की जान चली जाती है। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि साल 2024 में 103 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये कि माओवादियों पर अब पिन पॉइंट प्रहार कब होगा, किस तरीके से होगा, इससे कितना फर्क पड़ेगा, सुरक्षा बलों ने कैसे अपना एक्शन प्लान बदला है, खात्मे के खौफ में अब नक्सलियों का सरेंडर करना क्या मजबूरी है या किस तरीके से उन्हें निपटाया जाएगा, किस तरीके से उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश होगी। ये तमाम अभियान चल रहे हैं। एक तरफ एक्शन भी, दूसरी तरफ मुख्य धारा में शामिल कराने के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। जो हथियार छोड़ रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, उनके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। हर संभव मदद का आश्वासन, हर संभव मदद दी जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात हो। लगातार आप सुनते हैं, आप देखते हैं कि वे नक्सलवाद, माओवाद के खिलाफ हैं और सख्त से सख्त एक्शन लेने की बात यहां पर हो रही है। पर देखिए, अब आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। मुश्किल ये है, यहाँ के भोले भाले जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी परिवार के लोग हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप, अब इससे कितना फर्क पड़ता है ये है और तमाम चीजें जो हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सहयोगी विकास, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर गिरीश कांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नक्सल एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले गिरीश जी आपके पास आएंगे और विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, किस तरीके से देखा जाए जो मौजूदा वक्त में जो एक्शन लिए जा रहे हैं या जो अब तक जानकारी मिली है नक्सलियों के खात्मे की, या जो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने सरेंडर किया है, इस अभियान को या इस एक्शन को, मौजूदा स्थिति को कैसे देखें? देखिए, जिस तरह से अगर आप ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पूर्व जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खासकर अमित शाह के बारे में कहूंगा, तो जब जब आते रहे छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने एक बात का जिक्र बार बार किया कि छत्तीसगढ़ में आप एक बार भाजपा की सरकार बना दीजिए, चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, बहुमत मिली और उसके बाद से एक जिस तरह से अमित शाह ने अपनी बातों को कहा था, उस बात पर तत्काल अमल किया गया। आपने ध्यान दिया होगा कि 5 साल बीते, 5 साल में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ कोई बड़ी सफलता मिलती नजर नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, तत्काल माओवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने शुरू किए गए। लगातार जवानों को सफलताएं मिलने लगी। बीते 4-5 महीने की अगर आप बात कर ले तो आंकड़े अगर आप देखें तो 100 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया है। कई माओवादियों ने समर्पण किया है, बड़े बड़े संख्या में, और बहुत सारे माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो जिस तरह से पुलिस ने कहा या जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, उस बात पर कहीं न कहीं से लगता है कि वाकई में सरकार चाहती है कि माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। वहीं अंदरूनी सूत्रों के अगर आप अगर आप मानते हैं कि बस्तर में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे सूत्रों से उस आधार पर जो जानकारी मिली है कि माओवादी संगठन में भी इस बात को लेकर काफी हलचल है और जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार सफलताएं मिल रही है। और सबसे खास बात यह इन सारी सफलताओं में कि जवान अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे हैं और उस पर सफलता हासिल भी कर रहे हैं। उसे देखते हुए माओवादियों में भी एक तरह से बौखलाहट है और एक तरह से डर का माहौल है। और यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि किस्टारम एरिया कमेटी के इलाके से लगभग 11 से 12 की संख्या में 2 डीवीसी और 9 एसीएम, एरिया कमेटी मेंबर, और डीजीसीएम जो कि बड़ा पद होता है, जब लगभग 8 लाख रुपए इनाम उन पर होता है, इन लोगों ने संगठन छोड़ दिया। और संगठन छोड़ा और साथ ही साथ एक सवाल भी पैदा किया, क्योंकि इसमें से लगभग 6 की संख्या में इन्होंने विशाखापट्टनम में जाकर समर्पण किया। तो एक बात तो तय थी कि माओवादियों ने के अंदर में एक हलचल है, हड़बड़ाहट है, डर है, भय का माहौल है।
और यही वजह है कि वो लगातार समर्पण कर रहे हैं। लेकिन ये तो विशाखापट्टनम में जाकर उन्होंने समर्पण किया, तो उन्होंने एक सवाल भी खड़े किया कि छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति पर जी उन्हें उस तरह से भरोसा नहीं है। और शायद यही वजह है कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक ईमेल एड्रेस और बारकोड जारी किया। उन्होंने माओवादियों से यह भी ऑफर रखा कि अगर आप चाहें तो आप अपनी विचार भी हमें दे सकते हैं कि हम समर्पण नीति में क्या कुछ बदलाव करें, जिससे कि आप उससे प्रभावित होकर जंगलों में भटकाव का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए। बिल्कुल, तो कम्युनिकेशन के रास्ते भी खुले हुए हैं। जरा रायपुर से जानते हैं क्या हाल है। जुल्फिकार, आपसे जरा ये समझना चाहेंगे कि पिछले 30 दिनों में यानी एक महीने में 3 बड़े एक्शन लिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप हो या जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं या जो अभियान चलाए जा रहे हैं, कितना फर्क पड़ता है, कितना इंपैक्ट इसका जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। और अब भी वो इलाके जो नक्सली और माओवादियों के पैठ वाले इलाके हैं, वहां पर क्या स्थिति है, आम जनता के बीच किस तरीके का माहौल है? हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने बताया। लेकिन इस पर अगर बात की जाए तो जब से सरकार बदली है, एक महीने की बात मत करें, अगर बात करें कि जब से सरकार बदली है या ये 2024 जनवरी से अब तक जिस तरीके से सुरक्षा बल एग्रेसिवली अंदर जा रहे हैं और लगातार कैंप खुल रहे हैं और जो मुठभेड़ हो रही है और उस मुठभेड़ में माओवादी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। आए दिन ये खबरें आती है कि इस जगह में मुठभेड़ हुई है और माओवादी मारे गए हैं। तो इसमें एक बात को मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि इसके पहले जब भी मुठभेड़ होती रही तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को नुकसान होता रहा है, लेकिन इस बार अगर देखें तो माओवादियों को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और खासकर जब गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है और जंगल में अगर देखें तो जंगल में पतझड़ जैसी स्थितियां हैं और जंगल ऊपर से नीचे देखा जा सकता है। तो पुलिस के आला सूत्रों की अगर माने और जिस तरीके से मेरे से कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी, तो इस ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है उसके सफलता के पीछे की अगर बात की जाए तो ये है कि काफी ऊंचाई से ड्रोन जो है उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में फ्लाई करते हैं। 8 से 10 हजार फीट की ऊंचाई पर होते हैं और नीचे कोई उसको देख नहीं पाता और समझ नहीं पाता। और उन ड्रोन के जरिए नीचे की स्थिति क्या है, माओवादी वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से कौन सा लोकेशन है, कितना वो जो पहाड़ी इलाका है, कहां से वहां पे पहुंचा जा सकता है, इसको प्लानिंग करना सुरक्षा बलों के लिए आसान होता है। इसीलिए देखें कि बीते 3 से 4 महीने में जो ऑपरेशन हुए हैं उनमें माओवादियों की संख्या बड़ी संख्या में मारी गई है और अभी लगातार ये मुठभेड़ हो रही है। तो इस पे जिस तरीके से बस्तर के जो सुरक्षा बल हैं, बस्तर के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जिस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान होता है जब ऊपर से देख लें कि नीचे कौन बैठा है और कितनी ऊंचाई पे बैठा है और कहां से वहां पे पहुंचा जा सकता है, फोर्स किस थाने की फोर्स वहां पे कितनी देर में पहुंचेगी और किस थाने की फोर्स कहां पहुंच सकती है। तो ये जो प्लानिंग करना जो है वो आसान होता है। यही वजह है कि चारों तरफ से जब घेर के माओवादियों को मारा जा रहा है तो उसमें सुरक्षा बलों को नुकसान बेहद कम हुआ है। तो ये अच्छी बात है। तो अब जब ऑपरेशन लगातार जो अंदरूनी इलाकों में चल रहे हैं तो उसका प्रभाव स्वाभाविक सी बात है कि माओवादियों पर पड़ेगा, उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, उनके कैडर पर पड़ेगा। जब इतनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो ऑपरेशन चल रहे हैं और अंदरूनी इलाकों में उसमें 147 माओवादी मारे जा चुके हैं। तो उसके बाद भी ऑपरेशन हुए हैं, उस पर भी माओवादी मारे गए हैं। तो जब किसी भी कैडर के 150 लोग अगर मारे जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका मनोबल टूटना है। और अंदरूनी इलाके में जिस तरीके से सुरक्षा बल पहुंच रही है तो माओवाद का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो सिकुड़ता नजर आ रहा है। एक छोटा सा पैकेट कह सकते हैं कि उन इलाकों में है। और जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार, जैसा कि हमारे विकास तिवारी ने बताया कि सरकार भी कोशिश कर रही है और जो ऑफर दिए हैं कि किस तरीके से नक्सलियों के लिए जो पुनर्वास नीति होगी वो क्या हो सकती है, उसमें सुझाव मांगे। उन्होंने गूगल डॉक फॉर्म जारी किया, लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। तो बातचीत का रास्ता और लगातार कहा जा रहा है कि वो बातचीत के टेबल में भी तैयार हैं और माओवादी उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सुरक्षा बल भी लगातार अंदरूनी इलाकों में आक्रामक तरीके से जा रहे हैं, जिसका असर ये है कि माओवादी कहीं ना कहीं कमजोर होते नजर आ रहे हैं।
जी। बिल्कुल सही कहा आपने जुल्फ़िकार। प्रोफेसर गिरीश कांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए नक्सल मामलों के एक्सपर्ट हैं। गिरीश जी, किस तरीके से देखें मौजूदा वक्त में जो एक्शन लिए जा रहे हैं, या मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो या फिर उनके खात्मे की बात हो नक्सलियों के, इसमें अब सुझाव के बाद कुछ और भी चीजें ऐड ऑन करने की बात हो रही है। क्या लगता है कि क्या चीजें ऐड ऑन हो तो उससे फर्क पड़ेगा, और जो मौजूदा हालात है उसे किस तरीके से देखते हैं आप? हम लोगों ने एक रिसर्च बहुत पहले किया था कि नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए 3 तरीके अपनाना चाहिए, जिसे 3D फार्मूला कहा जाता है। डिफेंस, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी। आप सुरक्षा बलों के माध्यम से बढ़ते नक्सली गतिविधियों को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। दूसरा तरीका होता है विकास का। विकास करने से नक्सलियों का प्रभाव कमजोर होता है, पर उससे भी पूरा खत्म नहीं होता। तीसरा तरीका होता है वहां पे एक नक्सलियों के बराबर नेता पैदा करना, जिसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी से अर्थ लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं, ग्रामीण स्तर पर पंच, सरपंच, वन समिति, नहर समिति जैसे बहुत सारे चुनाव होना चाहिए। जब दूसरा आवाज होता है क्षेत्र में, तब नक्सलियों का आवाज दबता है। इसलिए तीनों क्षेत्र में एक साथ काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही आपने कहा। विकास, आप क्योंकि खुद एक नक्सल प्रभावित इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आपसे जरा हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि एक ये भी चुनौती है, जो नक्सली हैं वो तो हैं ही, पर जो ग्रामीण युवा हैं, कम पढ़े लिखे, सीधे साधे, उन्हें भी नक्सली अपनी तरफ मिला रहे हैं, तभी उनकी फौज आज भी है। तो उन्हें किस तरीके से वे खुद में इन्वॉल्व करते हैं, किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से एक आम युवा को नक्सली अपने खेमे में शामिल करते हैं, क्या इससे नहीं रोका जा सकता, या किस तरीके से वे काम करते हैं? मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि युवा कैसे जुड़ता है माओवादियों के साथ। कई अलग अलग स्टेप हैं उसके, और अलग अलग कारण, अलग अलग रीजन। कई दफे फोर्स के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां कर दी जाती हैं जिन गलतियों से नाराज होकर जो युवा ग्रामीण है खासकर, वो फोर्स के विरोध में आ जाता है, वो माओवादी संगठन से जुड़ जाता है। आप समर्पित हो चुके कई ऐसे माओवादी हैं, उनके साथ अगर इंटरव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा बताया जाएगा कि पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर, जैसे अभी दोरनापाल में एक पुलिस का जवान है जो कभी माओवादी हुआ करता था। जब मैंने उससे बातचीत की थी तो उसने बताया कि सलवाडुडू के समय जब उनके गांव को 3 बार जला दिया गया, तब जाके वो समर्पण माओवादी संगठन से जुड़ा। आप सोचिए, पहली बार उसके गांव को जला दिया गया, उसने बर्दाश्त किया। दूसरी बार जला दिया गया, उसने बर्दाश्त किया। जब तीसरी बार उसके गांव को जला दिया गया, तब जाके वो तब जाके वो माओवादी संगठन से जुड़ा। और उसके बाद जब वो वहां पर एक बड़ा लीडर बन गया, लेकिन आपकी लीडरों से उसकी नहीं जमी, तब उसने समर्पण करने का फैसला किया, और समर्पण करने के बाद आज वो पुलिस में सेवा दे रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है। ये तो रहा एक रीजन। इसके साथ साथ और भी कई अन्य रीजन। मैं अंदरूनी इलाकों में लगातार घूम रहा हूँ, लगातार कई लंबे समय से घूमता हुआ देखता हूँ, ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। कई बार ग्रामीणों ने ये भी बताया, जो मुझे भी एक हद तक सही लगा, कि आपके पास जो बार बार आएगा, आपका भरोसा उस पर ज्यादा होगा। बस्तर के ऐसे कई अंदरूनी इलाके हैं जहां सरकार के नाम पर केवल जनताना सरकार है। अगर वहां सरकार जाती ही नहीं, सरकार के नाम पर वहां केवल फोर्स के लोग आते हैं और उनके हाथ में बंदूकें होती हैं, बंदूक देकर ये लोग डरते हैं, क्योंकि पुलिस को लेकर एक अलग परसेप्शन है ग्रामीणों को अंदर में। पुलिस भी जाती है तो उनके नजर में हर कोई माओवादी होता है, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं। तो उनके लिए जो सरकार आती है वो केवल पुलिस के जवानों के रूप में आती है, हाथ में AK-47 लेकर आती है, तो उनसे इनका अटैचमेंट कम होता है। वहीं जनताना सरकार के अलग अलग विंग है, पंचायत का विंग है, उनका चेतना नाट्य मंडली है, उनकी अलग अलग जो विंग है, LOS कमांडर होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ये लोग जो विचारधारा वाले माओवादी होते हैं, वो उनके पास सरकार की अपेक्षा कई गुना ज्यादा जाकर ग्रामीणों के संपर्क में रहते हैं। इस वजह से ग्रामीणों का जो भरोसा है वो सरकार से ज्यादा जनताना सरकार पर होता है। पिछले दिनों इसी तरह को लेकर जब गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर आए हुए थे, पत्रकारों से बातचीत की थी, उस दौरान भी मैंने इस बात का जिक्र किया था उनसे कि आपको वो फर्क पैदा करना पड़ेगा कि जो जनताना सरकार है उससे हमारी लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा बेहतर है, तब आप उन ग्रामीणों को अपनी तरफ ला सकते हैं और इससे भी आप माओवादियों को कहीं न कहीं कमजोर कर सकते हैं। तो दूसरी चीज, एक हथियार के प्रति प्रेम। आप भी देखेंगे कि शहर में अगर आप देखते हैं तो शहर का युवा भी आजकल, बहुत सारे युवा पढ़ने की ओर भी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे भी होते हैं जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, तो उन्हें भी शौक होता है इस बात का कि वो अपने साथ माउजर लेके चले, हथियार लेके चले।
उनका समाज में या अपने यूथ में एक अलग प्रभाव होगा। ठीक इसी तरह का अनुभव मैंने अंदरूनी इलाकों के युवाओं में भी देखा है। जब वो भी माओवादी संगठन से जुड़ जाते हैं और उन्हें भी किसी तरह का भरमार या छोटा बंदूक भी, अगर छोटी बंदूक भी दे दी जाती है, तो माओवादी संगठन से जुड़ा एक युवा है, उसका अंदरूनी इलाकों में एक अलग प्रभाव होता है और उससे भी वो अपने आप को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो एक हथियार के प्रति प्रेम, सरकार के प्रति विरोध या लगातार जनताना सरकार से मुलाकात, कई चीजें होती हैं जो आपको अलग अलग एंगल पे अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं और युवा उससे मिल जाते हैं। कई बार ये कहा जाता है, जैसे अभी गिरी सर बता रहे थे कि विकास से, और गिरी सर ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, बहुत अच्छा लगा उनकी बातचीत। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि शिक्षा से भी माओवाद को हम समाप्त कर सकते हैं। उस पर मेरा हल्का सा संदेह है कि अगर शिक्षा से ही माओवाद समाप्त हो सकता, तो बीते दिनों जब कोविड के समय में बस्तर पे आंकड़े हैं कि 10,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए स्कूल से, कोटा के बीच। शिक्षा का हाल तो सूबे में बुरा है। विकास, युवाओं को शिक्षित करने की बात हम कर सकते हैं, लेकिन स्कूलों की जो स्थिति है वो बेहतर है ही नहीं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो पढ़ना जो चाहते हैं, जो मुख्य धारा में पहले से ही हैं, वे तो बेहतर तरीके से उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही। टीचर्स की घोर कमी है, जो है भी उन्हें अलग अलग ड्यूटियों में जोड़ा जा रहा है। ये भी अपने आप में आपने सटीक विश्लेषण किया है। विकास, प्रोफेसर साहब, एक बड़ा जी विकास, एक बात इसको मैं कंप्लीट करना चाहूंगा जी कि 10,000 बच्चे जब आश्रम और स्कूलों से ड्रॉप आउट हुए अंदरूनी इलाकों के, उसमें 1,000 बच्चे माओवादी संगठन से जाके मिल गए। ये आपके लिए बहुत चिंता का विषय है, सरकार के लिए चिंता का विषय है। आप सोचते हैं शिक्षा से उजियारा लाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे बच्चे तो माओवाद संगठन से अपनी दूरी बना लेंगे, तो आपको चिंता करनी होगी कि 1,000 बच्चे जो आपके कोटा केबिन में रहकर पढ़ाई किए, आपका दिया चावल खाया, आपके शिक्षा वृत्ति से उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन जब स्कूल ब्रेक हुए तो उनकी विचारधारा माओवादियों से जाकर जुड़ गई। तो ये भी एक विचार करने वाली, चिंता वाली बात। बिल्कुल आपने सही कहा। प्रोफेसर साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि हमारे लिए तो ये बेहतर है, लेकिन उस खेमे के लिए ये बेवफाई है जो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, जो जुड़ना भी चाहते हैं, क्या ये उनके लिए आसान है? क्या उन्हें आगे डर नहीं होता, या फिर सरकार की तरफ से जो मदद की बात हम कहते हैं, क्या वो मुकम्मल मरहम के तौर पर है? क्या उसमें कोई मुश्किल नहीं आती? जो कहा जाता है कि इतने रुपए दिए जा रहे हैं, क्या वो वाकई उन तक पहुंचते हैं? क्या आगे उन्हें कोई डर नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है? मैं पहले विकास वाली बात पे बोलना चाहता हूँ, फिर आपके बात में आता हूँ जी। हम लोगों ने एक रिसर्च किया था कि किस उम्र में नक्सली ग्रुप में शामिल होते हैं बच्चे लोग। तो हमने पाया है कि करीब 15 वर्ष और 17 वर्ष की आयु में ज्यादातर बच्चे नक्सली से जुड़ना सबसे ज्यादा परसेंटेज है जो नक्सल पंथ में जुड़े हैं। और हमने ये भी पाया है कि नक्सली बनते क्यों है, आपने जो पूछा था उसमें ये जो विकास तिवारी जी ने जो बात कहा वो 100% सच है। हमने उस आंकड़े में पाया था कि ज्यादातर लोग नक्सली बनने के पीछे जो कारण ये बताया था कि गन और वर्दी का आकर्षण। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस रिसर्च में हमने एक भी सिंगल नक्सली ऐसे नहीं पाया था जो ये कहा हो कि मैं माओवादी के विचारधारा के कारण नक्सली बना हूं। सबसे बड़ी संख्या यही था नक्सली बनने का, वो जो गन और वर्दी का आकर्षण था। वो बोलते थे कि जब गांव में नक्सली आते हैं लोग उसकी इज्जत करते, तो हमको भी अच्छा लगता था और हमको भी वो बनना चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण हमने देखा, जो विकास तिवारी जी ने उसको हाईलाइट किया था। अब आप जो बोल रहे हैं कि अभी जो सरेंडर नीति के लिए जो सरकार जो काम कर रही है उस पर क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने काफी काम किया था। हमने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो नक्सली जो है आपका तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में जाके सरेंडर क्यों करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? तो ग्राउंड स्तर पर हकीकत ये है कि हम पॉलिसी बनाते हैं कि अच्छा सरेंडर पॉलिसी हो, पर जो अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसकी रुचि उस पर नहीं होती। उसका बहुत बड़ा कारण जो अधिकारियों से चर्चा में जो मुझको मिला वो ये था कि अधिकारियों का कहना है कि जिस नक्सली को हम सरेंडर कराते हैं तो वो नक्सलियों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसकी सरेंडर नक्सली को सुरक्षा देना उसके लिए बहुत कठिन काम है। तो इसीलिए वो थाने और के आसपास ही उनको रख करके रोजगार देकर कोशिश करते हैं, और इस कठिन काम से सुरक्षा से बचने के लिए वो ज्यादा इस पर रुचि नहीं दिखाते। मेरा मानना है सरकार यदि सरेंडर पॉलिसी अच्छा बनाए
तो सबसे पहले पुलिस के अधिकारियों का माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि वो सरेंडर नक्सलियों के साथ एक अच्छा व्यवहार करे, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए पहल करे। एक बार विकास तिवारी जी ने खुद एक सरेंडर नक्सली से चर्चा करके बताया था कि उसको सरेंडर के बाद उसको आटा पीसने एक मशीन दे दिया, जो उसको जानता ही नहीं कि आटा कैसे पीसा जाए। तो इस प्रकार की पॉलिसी ना हो। पॉलिसी में एक तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी का माइंडसेट फ्रेंडली होना चाहिए सरेंडर नक्सली के प्रति। दूसरा, सरेंडर नक्सली, हर नक्सली वापस काउंटर एंटी नक्सल ऑपरेशन में चला जाए, ऐसा नहीं चाहता, तो उनके लिए भी एक अलग पॉलिसी बनना चाहिए। तो पर ये जो सरकार का जो प्रयास है गृह मंत्री जी का, वो तारीफ की योग्य है कि पहली बार एक अच्छा कदम शासन की ओर से उठाया गया है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहे हैं जुल्फिकार से एक सवाल लेके, और आपसे ये समझना चाहेंगे कि इनके पास पैसे कहां से आते हैं, क्या कहीं से फंडिंग होती है या फिर इनके सोर्स ऑफ इनकम का जरिया क्या है, किस तरीके से, क्या आम लोगों के बीच इन्होंने ऐसी पैठ बनाई हुई है कि परिवार से इन्हें चंदा वंदा मिल रहा हो, इसे समझेंगे। लेकिन जुल्फिकार आपसे जरा समझना चाहते हैं, ऑपरेशन क्लीन स्वीप की बात हो रही है या जो तमाम एक्शन की बात हो रही है, राजधानी में क्या है माहौल, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में कहा तो जा रहा है डबल इंजन की सरकार और एक्शन लिए जा रहे हैं जिसका एक इंपैक्ट भी नजर आता है। बिल्कुल ये चीजें स्पष्ट है, क्या इसे और बेहतर या इसे और रफ्तार देने की कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है? राजधानी के स्तर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर शासन स्तर पर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि छत्तीसगढ़ में माओवाद को कंट्रोल करना है, कंट्रोल ही नहीं उसे खत्म करना है, और वजह भी उसकी है कि छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं बस्तर का विकास रुका हुआ ही ये माना जा रहा है। सरकार जब से बदली है उसके बाद से देखिए सरकार की जो नीतियां हैं वो बदल गई। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, और उसके बाद से अगर देखें तो जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ का नक्सलिज्म बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और उसको देखने को भी मिल रहा है कि एक तरफ से जो सुरक्षा बल वहां पे मौजूद है उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया है, इस तरीके का आभास होता है, क्योंकि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और जो बस्तर का जो अंदरूनी इलाका है उन इलाकों में सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं, और हम हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास ये खबर होती है कि माओवादी मारे गए हैं। जबकि अगर इसके पहले देखें 2 से 3 साल पहले, तो इस समय पे मई और जून का जो समय होता था, यहाँ पे माओवादी बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। 2013 में ही हम देखें कि कांग्रेस पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा थी उसमें कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के लीडर थे वो मई में 25 मई को ये घटना हुई थी, मारे गए थे, मतलब शहीद हुए थे। तो उसके बाद जी लगातार ऑपरेशन चलते रहे, लेकिन अभी जो लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं माओवादियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, और सरकार जो है सीधे तौर से एक तरफ फ्री हैंड है और दूसरी तरफ सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि एक नई पॉलिसी भी लाई जाएगी, और इस बात को भी फोकस किया जा रहा है कि बातचीत के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है कि माओवाद पर पूरी तरीके से कंट्रोल बस्तर इलाके में करने की सरकार की फिलहाल मंशा नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। प्रोफेसर साहब, एक तो सवाल मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि इनके पास पैसे कहां से आते हैं, उसके साथ एक और चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप कई रिसर्च में इन्वॉल्व रहे हैं। अर्बन नक्सल, इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, पिछले कुछ दिन पहले तक काफी इस पर चर्चा हो रही थी अर्बन नक्सल को लेकर। दूसरा, कई जो एक्सपर्ट हैं वे कंट्रोल करने की बात करते हैं, वे भी कहते हैं कि खत्म नहीं कंट्रोल। सर ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता? अब इसमें 3 सवाल आपका है। पैसा कहां से आता है इस बारे में हम सभी जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र में लेवी वसूलते हैं, और जो भी प्रकार का वहां कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो तेंदुपत्ता तोड़ाई हो या अंदर बस सर्विसेज चलते हैं, दूसरा काम, उनसे भी वो पैसा लेते हैं। और जो जितने भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है सब में उनके पास एक राशि उनके पास जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट है और दबे कुचले सभी इसको स्वीकार करते भी हैं। दूसरा चीज मतलब ये है कि अर्बन नक्सल के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मोटा रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका केडर 3 प्रकार से काम करता है। एक पार्टी मेंबर होता है जो पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, दूसरा इनका वर्दीधारी ग्रुप होता है, मिलिट्री विंग, और तीसरा इनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गांव में फ्रंट में काम करता है।
तो जो अर्बन नक्सल जो मानते हैं वो शहरों में रह करके इनको ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं। उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, और दूसरे कई प्रकार के ग्रुप हैं जो इनको सहयोग करते रहते हैं। वो उनके लिए प्राय ये अर्बन नक्सलिज्म का एक आया है। इनका जो 9वां कांग्रेस जो हुआ था उसमें अर्बन प्रोस्पेक्टिव्स का उल्लेख किया गया था कि कहां कहां पर ये अर्बन सेक्टर में अपना काम करेंगे, चाहे वो पुणे, मुंबई, अहमदाबाद का क्षेत्र हो या गैंगेटिक प्लेन करके उन्होंने दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक का रीजन बताया था, या वो कलकत्ता, चेन्नई से लेकर के कोयम्बटूर और बेंगलुरु का एक एरिया बताया था जहां पर वो अपना काम करेंगे। वो अर्बन क्षेत्र चिन्हित किए थे और अर्बन एरिया में वो किन किन ग्रुपों में काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसका भी 9वें कांग्रेस जो इनका हुआ था उसमें इन्होंने अर्बन प्रोस्पेक्टिव्स में ये स्पष्ट किए हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक शॉर्ट कमेंट, वो सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कंट्रोल करने की बात क्यों होती है? हाँ, कंट्रोल करने का जहां तक सवाल है, मैंने बोला कि सबसे बढ़िया तरीका होता है बातचीत का मार्ग। अगर आप बातचीत के मार्ग को अपनाएंगे जी तो इसे सबसे बढ़िया तरीके से खत्म किया जा सकता है। ये हमने मिजोरम में भी देखा, जब मिजो नेशनल फ्रंट के साथ राजीव गांधी के कार्ड हुआ तो मिजोरम का वो प्रॉब्लम खत्म हुआ। ये चीज हमने पंजाब में भी बहुत हद तक देखा था जब लोंगोवाल के एकाड़ के साथ किए थे। तो नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बातचीत का। जो हम लोग रिसर्चर हैं, बस एक मिनट लेना चाहता हूँ, हम लोग जो रिसर्चर हैं, इन लोग हमने पता किया था तो पता चला था सरकार एक बार विशाखापट्टनम में इनके टॉप लीडरों को जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पूरे देश में लिया जा रहा है और जिस तरीके से इनका नेक्सस है उस पर यह प्रहार है और जाहिर सी बात है कि तस्वीरें बदल रही हैं। उम्मीद करते हैं तस्वीरें और बेहतर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, गिरीश कांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जुल्फिकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखेंगे आप, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल जिस तरीके से एक्शन और लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं, हम भी यही अपील करेंगे कि या तो मुख्य धारा से आप जुड़े, आपकी जिंदगी बेहतर होगी, या फिर आपके खात्मे के लिए एक्शन लगातार जारी है। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।